नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के श्रम कानूनों में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की तह तक जा रहे हैं। सोचिए, लगभग 29 पुराने उलझे हुए कानूनों को हटाकर अब सिर्फ 4 नए लेबर कोड्स आ गए हैं। हाँ, और ये सिर्फ कानूनों को समेटना नहीं है, ये भारत के काम करने के तौर तरीकों को, मतलब पूरे वर्क कल्चर को 21वीं सदी के हिसाब से ढालने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। मतलब इसका असर सब पर पड़ेगा। बिल्कुल, एक बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर से लेकर ऐप के जरिए खाना डिलीवर करने वाले गिग वर्कर तक, हर किसी पर। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनका शीर्षक है इंडियाज हिस्टोरिक 4 लेबर कोड्स एंड 2025 रिफॉर्म फ्रेमवर्क। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि इन 4 कोड्स का असल मतलब क्या है, और ये सिर्फ कागज पर नहीं है, ये 21 नवंबर 2025 से लागू भी हो चुके हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली बात तो सीधे सीधे जेब से जुड़ी है, यानी सैलरी और मजदूरी। पहला कोड इसी के बारे में है ना? हाँ, पहला है कोड ऑन वेजेस, यानी मजदूरी पर संहिता। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज का हक हर कर्मचारी को मिलेगा। पहले ये सिर्फ कुछ तयशुदा नौकरियों तक ही सीमित था। हर कर्मचारी को? मतलब कोई भी कंपनी अब ये नहीं कह सकती कि हमारे सेक्टर पर मिनिमम वेज का कानून लागू नहीं होता? बिल्कुल नहीं। और इसे सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार एक नेशनल फ्लोर वेज तय करेगी। नेशनल फ्लोर वेज, ये क्या है? ये एक तरह की राष्ट्रीय आधार रेखा होगी। कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ इससे कम मिनिमम वेज तय नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक नियम है जिसने सबका ध्यान खींचा है कि बेसिक सैलरी आपकी कुल तनख्वाह का 50% होनी चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बाकी चीजें हैं जैसे हाउस रेंट अलाउंस या दूसरे भत्ते, वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों की इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए। आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेच्युटी आपकी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है। अच्छा, तो जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपका रिटायरमेंट फंड और सोशल सिक्योरिटी सेविंग्स भी मजबूत होंगी। तो ये आज थोड़ा कम लेकिन भविष्य ज्यादा सुरक्षित वाला मामला है। समझ गया। मतलब शॉर्ट टर्म में जेब पर असर दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा है। और सुना है कि नौकरी छोड़ने के बाद महीनों तक फुल एंड फाइनल के लिए इंतजार करने वाली सिरदर्दी भी खत्म हो गई है। हाँ, वो अब अतीत की बात हो जानी चाहिए। नए कोड के तहत कंपनी को आपके काम के आखिरी दिन के 2 दिनों के अंदर आपका पूरा हिसाब किताब चुकता करना होगा। ये तो कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हाँ, तो पहला कोड तो सीधे सीधे पैसे की सुरक्षा की बात करता है, लेकिन पैसों से भी ज्यादा जरूरी नौकरी की सुरक्षा होती है। मुझे लगता है दूसरा कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इसी से जुड़ा है। और इसमें एक बदलाव है जो कर्मचारियों को थोड़ा डरा सकता है। आप शायद 300 कर्मचारियों वाली सीमा की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। पहले 100 कर्मचारियों वाली कंपनियों को छटनी या ले ऑफ के लिए सरकार से पूछना पड़ता था। अब ये सीमा बढ़ाकर 300 कर दी गई है। इसका मतलब तो यही हुआ कि छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां अब बिना किसी सरकारी रोक टोक के लोगों को निकाल सकती हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। ये सच है कि कंपनियों को ज्यादा लचीलापन दिया गया है ताकि वो बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से फैसले ले सकें, लेकिन इसके साथ एक सुरक्षा कवच भी जोड़ा गया है जिसे रीस्किलिंग फंड कहते हैं। रीस्किलिंग फंड? ये क्या है? जब भी कोई कंपनी 300 कर्मचारियों की सीमा के तहत किसी कर्मचारी की छटनी करेगी, तो उसे उस कर्मचारी की आखिरी 15 दिन की सैलरी के बराबर रकम इस फंड में डालनी होगी। इस पैसे का इस्तेमाल उस कर्मचारी को नई स्किल सिखाने में किया जाएगा ताकि वो दोबारा आसानी से रोजगार पा सके। ये सुनने में तो अच्छा है, पर क्या ये वाकई एक मजबूत सुरक्षा कवच है? मतलब 15 दिन की सैलरी का फंड एक कर्मचारी को कितने दिन तक सहारा दे सकता है, खासकर जब नई स्किल सीखने में महीनों लग सकते हैं? कहीं ये लचीलापन कंपनियों के पक्ष में ज्यादा तो नहीं झुका हुआ है? ये एक जायज चिंता है और इसका असली असर तो जमीन पर ही दिखेगा। लेकिन कानून में पहली बार इस तरह की जिम्मेदारी तय की गई है। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। और इसी कोड में एक और आधुनिक जरूरत को जगह दी गई है। वर्क फ्रॉम होम को पहली बार औपचारिक मान्यता मिली है। तो अब तक हमने पैसे और नौकरी की सुरक्षा की बात की, लेकिन आज के दौर में एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है जो इन दोनों के दायरे से बाहर था, गिग वर्कर्स।
क्या तीसरा कोड इनके लिए कुछ करता है? कोड्स का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। तीसरा कोड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसने पहली बार गिग वर्कर्स जैसे कैब ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी पार्टनर्स और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का रास्ता खोला है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये होगा कैसे? इन लोगों का तो कोई एक मालिक भी नहीं होता। तो इनके प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस के लिए पैसा कौन देगा? इसके लिए एग्रीगेटर कंपनियों पर जिम्मेदारी डाली गई है। जो फूड डिलीवरी या कैब सर्विस वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा इन वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए बने फंड में देना होगा। इस पैसे से उनके लिए इंश्योरेंस, पेंशन और दूसरी योजनाएं बनाई जाएंगी। मतलब अब ये कंपनियां सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होने का दावा करके पल्ला नहीं झाड़ सकती, उन्हें अपने वर्कर्स के प्रति कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। और इसी कोड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए भी कुछ अच्छा हुआ है ना, ग्रेजुइटी को लेकर? बिल्कुल। पहले ग्रेचुइटी का हकदार बनने के लिए आपको एक ही कंपनी में लगातार 5 साल काम करना जरूरी था। हाँ। लेकिन अब फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी सिर्फ 1 साल पूरा करने पर ही ग्रेचुइटी के हकदार हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो हमने पैसा, नौकरी और भविष्य की सुरक्षा देख ली। हाँ। अब आते हैं आखिरी कोड पर, जो हमारे रोजमर्रा के काम करने के माहौल से जुड़ा है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इसमें क्या खास है? इसमें कई अच्छी चीजें हैं। जैसे अब कंपनियों के लिए जरूरी होगा कि वो 40 साल से ज्यादा उम्र के अपने सभी कर्मचारियों का साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप कराएं। ये तो बहुत अच्छा प्रावधान है, सेहत का ध्यान रखना। और मैंने पढ़ा कि महिलाओं को लेकर भी कुछ नियम बदले हैं, खासकर नाइट शिफ्ट को लेकर। हाँ, अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत होगी, जो पहले कई सेक्टर्स में प्रतिबंधित थी। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं। एक, उनकी खुद की सहमति होनी चाहिए, और दूसरा, कंपनी को उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड या कोई और ठोस नियम भी है? इसके विस्तृत नियम राज्यों को बनाने होंगे, लेकिन आमतौर पर इसका मतलब सुरक्षित ट्रांसपोर्ट, काम करने की जगह पर निगरानी और शिकायत के लिए एक मजबूत सिस्टम होता है। इसी कोड में एक और बहुत बुनियादी लेकिन जरूरी बात है। अब हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य है, जिसमें उसकी सैलरी से लेकर काम की शर्तें साफ साफ लिखी हों। ठीक है, तो हमने चारों कोड्स के जरूरी पहलू समझ लिए। अब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी की बात की थी, लेकिन ये सारे नियम 50% बेसिक पे, रीस्केलिंग फंड, गिग वर्कर्स के लिए योगदान, ये सब तो कंपनियों के लिए ज्यादा सिरदर्द और खर्च वाला काम लग रहा है। तो फिर इससे व्यापार आसान कैसे हो रहा है? ये विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सोचिए, पहले कंपनियों को 29 अलग अलग कानूनों के तहत कई तरह के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न भरने पड़ते थे। ये एक बहुत बड़ा जंजाल था। अब सुरक्षा और काम की शर्तों के लिए एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न का सिस्टम होगा। इससे कागजी कार्रवाई और समय की बहुत बचत होगी। तो मतलब नियमों का पालन करना महंगा हुआ है, लेकिन प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। बिल्कुल। और एक सोच में भी बदलाव लाया गया है। पहले इंस्पेक्टर राज का डर होता था, जहां अधिकारी सिर्फ गलतियां ढूंढने और सजा देने आते थे। अब उनकी भूमिका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की होगी, यानी उनका काम कंपनियों को नियमों का पालन करने में मदद करना भी होगा। ये एक टकराव की जगह सहयोग वाला नजरिया है। ये सब कागज पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। तो जमीनी हकीकत क्या है? क्या सब कुछ स्मूथली चल रहा है? यही सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्र ने जो कोड्स पास कर दिए, लेकिन श्रम समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अच्छा। इसलिए इन कोड्स को पूरी तरह से लागू करने के लिए राज्यों को भी अपने नियम बनाने होंगे। और क्या सभी राज्यों ने नियम बना लिए हैं? नहीं, यहीं पर मामला फंसा हुआ है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वेज कोड पर तो ज्यादातर यानी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं, लेकिन बाकी कोड्स पर यह संख्या थोड़ी कम है। जब तक हर राज्य अपने नियम नहीं बना लेता, तब तक एक रूपता नहीं आएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही कंपनी जो 10 राज्यों में काम करती है, उसे 10 अलग अलग तरह के नियमों से जूझना पड़ सकता है।
ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ जाता है। ये बिल्कुल एक असल चुनौती है और इसीलिए भी एक ट्रांजिशन का दौर चल रहा है। और सरकार अनुपालन को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सजा और जुर्माने को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कितना? कोई उदाहरण है? एक उदाहरण है स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सर्टिफाई करवाने का। पहले ऐसा न करने पर सिर्फ 5,000 रुपए का जुर्माना था, अब ये बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। 5,000 से सीधे 2 लाख? ये तो साफ संकेत है कि अब नियमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाँ, और इसका सीधा असर कंपनियों के बजट पर पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना, ग्रेच्युटी के नियम बदलना, रीस्किलिंग फंड, इन सब से लागत बढ़ेगी। संगठनों को अपनी वित्तीय प्लानिंग में इन सब चीजों को शामिल करना ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एचआर हेड या बिजनेस ओनर इस चर्चा को सुन रहा है, उसे अभी तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? हमारे स्रोत इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं, तत्काल, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो सबसे पहले आज और अभी क्या करने की जरूरत है? 3 काम तुरंत करने वाले हैं। हाँ। पहला, अपनी कंपनी के सैलरी स्ट्रक्चर को देखिए और सुनिश्चित कीजिए कि बेसिक पे कुल सैलरी का 50% हो। दूसरा, अपने फिक्स टर्म कर्मचारियों की लिस्ट बनाइए और आकलन कीजिए कि नई ग्रेच्युटी नीति का आप पर कितना वित्तीय असर पड़ेगा। और तीसरा, अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स को नए फॉर्मेट के हिसाब से अपडेट कीजिए। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ये तो हो गया तत्काल करने वाला काम। और अगले 3 से 6 महीनों में क्या करना चाहिए? अगले कुछ महीनों में अपने राज्य में बन रहे नियमों पर लगातार नजर रखनी होगी। अपने पेरोल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर से बात करनी होगी कि उनका सिस्टम नए नियमों के हिसाब से तैयार है या नहीं। और सबसे जरूरी, अपनी एचआर और कंप्लायंस टीम को इन बदलावों की पूरी ट्रेनिंग देनी होगी। अज्ञानता अब कोई बहाना नहीं हो सकता। और लंबी अवधि में यानी मीडियम टर्म में आपको एक एकीकृत रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग सिस्टम अपनाना होगा। अपनी पूरी एचआर पॉलिसी को नए कोड्स के हिसाब से बदलना होगा, चाहे वो काम के घंटे हो, ओवरटाइम हो, नाइट शिफ्ट हो या वर्क फ्रॉम होम। और जैसा कि कानूनों में जरूरी है, शिकायत निवारण के लिए समितियां और सुरक्षा समितियां स्थापित करनी होंगी। तो ये सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं बल्कि एक अच्छी कार्य संस्कृति बनाने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये सुधार कर्मचारी सुरक्षा और व्यापारिक लचीलेपन के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। इसका मकसद भारत के वर्कफोर्स को भविष्य के लिए तैयार करना है। बिल्कुल। इसका सार यही है कि एक ऐसा ढांचा बनाया जाए जहां हर कर्मचारी को सुरक्षा मिले, चाहे वो कहीं भी काम करता हो, और साथ ही कारोबारों को भी बढ़ने और रोजगार पैदा करने का मौका मिले। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। इन कानूनों का सबसे बड़ा वादा लाखों गिग और असंगठित वर्कर्स को पहली बार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। सवाल यह है कि सिर्फ कानून बना देने से क्या यह हकीकत में बदल जाएगा? इसे जमीन पर उतारने के लिए कंपनियों और खासकर नए जमाने के गिग प्लेटफॉर्म्स को अपनी सोच और अपने बिजनेस मॉडल में किस तरह का बुनियादी बदलाव लाना होगा। क्या वो सिर्फ 1-2% का योगदान देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेंगे या उन्हें वर्कर्स को सच में अपने इकोसिस्टम का हिस्सा मानना पड़ेगा?